major portion of the light ray is getting refracted and very small portion is getting reflected. मेजर पोर्शन यह जो लाइट रे है इस सरफेस पे आकर टकरा रही है, चूंकि यह ट्रांसपेरेंट सरफेस है इसलिए अ वेरी स्मॉल पोर्शन गेट्स रिफ्लेक्टेड और स्मॉल पोर्शन के रिफ्लेक्ट होने से इमेज I1। हाँ, नहीं, देखिए पेंटिंग इज नॉट द कॉज। हमेशा आप ध्यान रखें, जैसे आप जहां बैठे हुए हैं बगल में खिड़की है, खिड़की को आप खोलिए, आप देखेंगे रात के समय तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना ही ज्यादा दिखेगा। आपके घर में कांच है, ट्रांसपेरेंट कांच है, खिड़की है, खिड़की पर कांच लगा हुआ है और ट्रांसपेरेंट है, आप देखें दिन के समय रिफ्रैक्शन डोमिनेट्स, बाहर का आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन रात के समय जब बाहर रोशनी नहीं है, जब बाहर अंधेरा है और उसी खिड़की पर जब आप देखेंगे तो आपको बाहर का नहीं दिखेगा, रिफ्लेक्शन डोमिनेट्स। मैं एक और बार आपको समझाता हूं, दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, इंटरेस्टिंग फिनोमेना। हाँ, एक मिनट, मैं एक फिनोमेना को समझा दूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन को अटेंड करूंगा। आप बंद कमरे में बैठे हैं, कमरे में खिड़की है, खिड़की पर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, सेंट गोबेन ग्लास लगा हुआ है, लेट अस से। यदि दोपहर के 12 बजे है तो बाहर से आने वाली लाइट एनर्जी इतनी अधिक है कि आपको सिर्फ बाहर का ही दिखना है, अंदर से बाहर जाने वाली लाइटें जो उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही हैं वह कभी नहीं दिखना। और यदि रात में आप उस कांच पर देखेंगे तो बाहर से कोई लाइट एनर्जी आ ही नहीं रही है। अब कांच से जो भी कुछ देखेगा, द डोमिनेटिंग थिंग वुड बी अंदर से लाइट रे कांच पर टकरा रही है और वह लौट रही है। द फैक्ट इज, किसी भी सरफेस के द्वारा कभी भी ना तो 100% रिफ्लेक्शन होता है और ना ही 100% रिफ्रैक्शन होता है। कोई सा भी ऐसा मिरर बन ही नहीं सकता जो मिरर 100% रिफ्लेक्शन करे। यदि कोई मिरर 100% लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट करने लग जाए, इन दैट केस उसे आप आइडियल मिरर कहोगे, और ऐसा कोई आइडियल मिरर हो ही नहीं सकता। मैं आगे जाकर मेरे एक लेक्चर में यह भी बताने वाला हूं कि जब भी मिरर पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उस लाइट एनर्जी का एक छोटा सा फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है, बल्कि और एक फ्रैक्शन उस लाइट एनर्जी का उस मिरर में एब्जॉर्ब हो जाता है। चूंकि लाइट रे का एक छोटा सा फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए वह मिरर चमकने लगता है। यदि कोई मिरर 100% लाइट रेस रिफ्लेक्ट करने लगे तो वह मिरर कभी चमकेगा नहीं, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 100% रिफ्लेक्शन हो जाए। किसी भी सरफेस पर जब लाइट रे इंसिडेंट होती है तो जनरली 3 फिनोमेना होते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन, मींस अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक। अनदर इज refraction, a light ray penetrates into that medium. And the third is absorption, a fraction of light ray get absorbed. Due to that phenomena, the surface get heated up. यदि दोपहर में सन के सामने मिरर को रख दिया जाए, 100% लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो मिरर कभी गर्म ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, धूप में मिरर गर्म हो जाता है इस वजह से क्योंकि लाइट एनर्जी उस पर इंसिडेंट होती है। एक फ्रैक्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाता है लेकिन एक फ्रैक्शन उस पर एब्जॉर्ब होता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है।
तो यह तीन फिनोमेना जनरली एसोसिएटेड रहते हैं। इधर भी जब ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, मैंने एब्जॉर्प्शन को तो अभी छोड़ दिया, भूल गया मैं उसको, अभी मैंने उसको मेंशन करना जरूरी नहीं समझा, और मैंने रिफ्रैक्शन शब्द का भी इसलिए इस्तेमाल नहीं करा क्योंकि वो फिनोमेना भी समझाया नहीं। द फैक्ट इज कि इस सरफेस पर टकराने के बाद एक बहुत छोटा लाइट एनर्जी का फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है, और मेजर फ्रैक्शन ऑफ द लाइट एनर्जी गेट्स रिफ्रैक्टेड, पेनिट्रेट्स इन द मीडियम। फिर इस सरफेस पर टकराने के बाद चूंकि पेंटेड है इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 100% बोल रहा हूं, इसका मतलब एग्जैक्टली 100% नहीं है, 98% या 99%, 1-2% एब्जॉर्ब भी होता होगा इसका मतलब, बट ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं अभी 100% रिफ्लेक्ट हो रहा। अब इधर टकराने के बाद में मेजर फ्रैक्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक छोटा सा फ्रैक्शन फिर भी रिफ्लेक्ट होता है। फिर ऑलमोस्ट सारी लाइटें रिफ्लेक्ट होती है, और इस तरह से मल्टीपल इमेजेस, थिक इमेजेस से बनती जाती। पहले रिफ्लेक्शन से I1, दूसरे रिफ्लेक्शन से I2, तीसरे रिफ्लेक्शन से I3। हाँ, एक मिनट, कोई एक को बोलना होगा पहले, कोई फीमेल दे, फीमेल स्पीकिंग, बोलो अपना नाम बोलो पहले। हाँ, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगी, वो अभी मैंने समझाया क्या, बाद में देखूंगा मैं, मुझको पता नहीं है रिफ्लेक्शन के दौरान बेंडिंग होता है नहीं होता, नहीं मुझको पता ही नहीं ना, इसलिए नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता ना, पर अब चूंकि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं तो पैरेलल ही बोलूंगा, इनफैक्ट पैरेलल ही होती है, उस बेंडिंग का ऐसा असर नहीं होगा। मैं क्यों ना इस चीज को अगले मतलब अगले सप्ताह समझूंगा, ये रेस पैरेलल ही होंगी। रिफ्रैक्शन के दौरान लाइटें का बेंडिंग होता है, लेकिन मुझे पता नहीं है। हाँ, हाँ, लाइट रे डिफ्लेक्ट, नहीं मेरे को डिफ्लेक्शन फिनोमेना भी नहीं पता है अभी, मैं तो अभी सिर्फ रिफ्लेक्शन जानता हूं। जब वो सब फिनोमेना देखूंगा तब उनकी बात करूंगा। मैं अभी सिर्फ सब कुछ आइडियल केस लेते हुए, ये सारे प्लेन सरफेस लेते हुए एक लाइट डाल रहा हूं और सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में देख रहा हूं। इनफैक्ट ना मैं भी रिफ्रैक्शन टर्म, ना मैं डिस्पर्शन टर्म, ना डिफ्लेक्शन टर्म, कहीं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा। आगे जाके फिनोमेना समझाते जाऊंगा और उनके इन्हीं सेटअप पे इफेक्ट भी समझाते जाऊंगा। हाँ, कौन सा फर्स्ट वाला? अभी तक मैंने फर्स्ट वाला क्या मतलब एक ही चीज समझी अभी। कौन, क्या चीज मतलब? मुझको आप बताएंगे क्या चीज बताना है मुझको? हाँ, यह वाला, इसमें तो सिंपल सी बात है कि कोई सी भी लाइट ऐसे आती है और चूंकि थिन मिरर है, बिल्कुल पतला है, एक ही बार रिफ्लेक्शन हो जाना है और कुछ होना ही नहीं, और एक ही इमेज बनना है बस। जबकि इस केस में मल्टीपल इमेज बनती है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, इमेज I1, I2, I3, I4 इस तरह से n इमेजेस बनी, क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि विच इमेज वुड बी द ब्राइटेस्ट वन? इन इमेज में से ब्राइटेस्ट इमेज कौन सी होगी? ओके, आप सब भी लोग काफी बिल्कुल सही समझे हैं। डेफिनेटली द सेकेंड इमेज वुड बी द ब्राइटेस्ट वन, I2 वुड बी द ब्राइटेस्ट वन। इसकी वजह है क्योंकि इधर से जो लाइट रे चली है इसमें से एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही रिफ्लेक्ट हुआ है, और चूंकि एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हुआ है, बहुत कम एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, इसलिए I1 की इंटेंसिटी काफी कम होना, जबकि ऑलमोस्ट 100% गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस, इसलिए I2 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होना है, जबकि उसमें से फिर वापस एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होकर इधर गया है, इसलिए I3 की इंटेंसिटी फिर वापस घट जाना है। I1 की इंटेंसिटी काफी कम होना है, I3 की बहुत ज्यादा कम होना है, I2 की इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेटअप में। नाउ इस आर्टिकल को समझने,
इस सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेस में से 10% रिफ्लेक्ट होगी और इस पर से इंसिडेंट होने वाली 100% रिफ्लेक्ट होगी। अब इसकी इंटेंसिटी यदि आई नॉट है तो 10% रिफ्लेक्ट होगी, आई नॉट बाय 10 होगी। तो यह जो इमेज है I1, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 10 होगी, जबकि रिफ्लेक्ट जो लाइट है, जो लाइट है अंदर जा रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी 9 आई नॉट बाय 10, 90% अंदर चली जाएगी। 90% लाइट रे अंदर जाके पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यह भी 9 आई नॉट बाय 10 होगी। अब इस 9 आई नॉट बाय 10 में से 10% तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और 90% रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब इसकी इंटेंसिटी होगी 9 बाय 10 होल स्क्वायर आई नॉट, जबकि इसकी इंटेंसिटी होगी 9 बाय 100 आई नॉट। फिर इसके बाद में इधर रिफ्लेक्शन होगा, तो इधर एक इमेज I2 और फिर इधर एक इमेज I3। बाहर आने, इधर लौटने वाली 9 बाय 100 आई नॉट और फिर जो बाहर जाएगी वह होगी 90% बाहर जाएगी 81 बाय 1000 आई नॉट। अब देखिए मैक्सिमम क्या है, आई नॉट बाय 10 मैक्सिमम है या 81 बाय 100 या 81 बाय 1000, ऐसे दिस इज मैक्सिमम। मैंने कुछ वैल्यूज लेकर इसी चीज को समझाई। इस सरफेस का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 10%, इस सरफेस का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 100%। इसका मतलब है इस सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट एनर्जी में से 10% रिफ्लेक्ट होंगी, जबकि इस सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट एनर्जी में से 100% रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यदि आई नॉट इंटेंसिटी है तो 10% रिफ्लेक्ट हो जाएगी आई नॉट बाय 10। तो फर्स्ट इमेज की इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाय 10, 90% अंदर गई, मतलब 9 बाय 10 आई नॉट अंदर गई और फिर यह पूरी की पूरी लौट गई। अब इसमें से 90% बाहर चली जाएंगी और इसका 10% फिर लौट जाएंगी। तो 90% बाहर जाने के बाद 9 बाय 10 होल स्क्वायर आई नॉट इसकी इंटेंसिटी होगी, जबकि 10% के लौटने से 9 बाय 100 आई नॉट लौट गई, पूरी 9 बाय 100 आई नॉट फिर लौटी इधर से और इसमें से 90% फिर बाहर आ गई और 10% फिर वापस अंदर लौट जाएगी, एंड सो ऑन। आप देखें सेकेंड इमेज की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फर्स्ट और थर्ड की नहीं है, कम। सच लाइन which is parallel to principal axis as well as close to principal axis after reflection either converges or diverges through a point on principal axis। या तो यह प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होगी या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज होगी। सच अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज सेड टू बी द फोकस ऑफ द मिरर। इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, एनी लाइन, एनी लाइट रे पैरेलल एज वेल एज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस converges at focus, while in case of convex mirror, any line parallel and close to principal axis diverges through a point and that is focus। Focus से diverge होती है। Observe the difference once again। Focus is defined for paraxial rays close to principal axis। Focus is defined for paraxial rays close to principal axis। Paraxial rays से मतलब है the rays parallel to principal axis।
पैरेक्शल रेस से मतलब है रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी पैरेक्शल रेस कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर पर यदि इंसिडेंट हो तो सभी पैरेक्शल रेस नहीं, यदि पैरेक्शल रेस प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तब ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि पैरेक्शल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब है तब वह प्रिंसिपल एक्सिस पर के किसी पॉइंट पर या तो पास करेगी या प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज करेगी। एंड सच पॉइंट on principal axis is said to be the focus of mirror. In another word, we can also define focus is defined for paraxial rays incidented on small mirror. यदि मिरर स्मॉल होगा, यदि मिरर का एपर्चर डायमीटर ही कम होगा, not even the aperture diameter of mirror, this geometrical diameter from here to here. For example, इस लेंस का एपर्चर डायमीटर यहां कहा जाएगा, this is the aperture diameter of the lens, this geometrical diameter. This is the aperture diameter. We used to say aperture diameter means this. This is the aperture diameter. यदि एपर्चर डायमीटर कम है तो मिरर को स्मॉल मिरर कहा जाएगा। यदि स्मॉल मिरर पर कोई पैरेक्शल रेस इंसिडेंट हो रही है तो ऑटोमेटिकली वह क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस ही होंगी, क्योंकि स्मॉल मिरर मतलब जो कि छोटा है, उस पर इंसिडेंट होने वाली सारी रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर सच पैरेक्शल रेस which are close to principal axis, the rays either converges or diverges through a point that is focused. Then, distance between pole and focus is said to be the focal length. Distance between pole and focus is said to be the focal length. पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है। नाउ imaginary plane passing through focus and perpendicular to principal axis. This is an imaginary plane. यह जो डॉटेड है, this is an imaginary plane passing through focus perpendicular to principal axis. This plane is said to be the focal plane. Focal plane is imaginary plane passing through focus and perpendicular to principal axis. Now, we can always prove that, पहले कुछ भी प्रूव करने के पहले, in case of curved mirror as well, we apply the concept of साइन कन्वेंशन। कर्व्ड मिरर के केस में भी हम साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। नाउ द कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन सेज दैट, साइन कन्वेंशन के दो रूल में ऑलरेडी बता चुका था, इस समय मैं तीसरा रूल एड अप करूंगा। पहले उन्हीं दो रूल को रिपीट करता हूं। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितनी भी डिस्टेंस है, जितनी भी दूरियां हैं, उन सभी दूरियों को हमेशा पोल से मेजर करा जाए। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस है उन्हें हमेशा पोल से मेजर करा जाए। एनी डिस्टेंस मेजर्ड along the incidence ray should be taken as positive, and any distance measured against the incidence ray should be taken as negative. कोई सी भी डिस्टेंस जिसे along the incidence ray मेजर करते हो वह पॉजिटिव लिया जाए, और कोई सी भी डिस्टेंस जिसे अगेंस्ट द इंसिडेंस रे मेजर करते हैं उसे नेगेटिव लिया जाए। Any distance measured along the incidence ray should be taken as positive, and any distance measured against the incidence ray should be taken as negative. यह दोनों रूल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरा रूल एड अप करूंगा, वो भी सिंपल सा रूल है। Any distance measured above the principal axis should be taken as positive, and any distance measured below the principal axis should be taken as negative.
बिल्कुल सिंपल सा है यह रूल भी, समझने में आसान, अप्लाई करने में भी आसान, लेकिन कई टिपिकल केस में बना दूंगा जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा। Any distance measured above the principal axis would be taken as positive and any distance measured below the principal axis would be taken as negative. साइन कन्वेंशन के प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए हम कह सकते हैं कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पोल से स्टार्ट करेंगे एंड विल मेजर इट लाइक दिस अगेंस्ट द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमेशा ऐसे इंसिडेंट होनी है और मेजरमेंट हमेशा ऐसे होना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हम ऐसे ही मेजर करेंगे। बोथ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी नेगेटिव। बोथ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी नेगेटिव। फोकल लेंथ भी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। While in case of convex mirror, यदि हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने जाएं, फोकल लेंथ ऐसा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा, फोकल लेंथ इस तरह से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंस रे भी इस तरह से, मेजरमेंट भी इस तरह से। बोथ फोकल लेंथ as well as radius of curvature are positive. Both focal length and radius of curvature are positive. We can always prove that focal length of convex or concave mirror is half of radius of curvature. देखिए इस तरह से any mirror there is the pole, a light ray incidented at any point A, there are parallel rays incidented at any point A. किसी भी पॉइंट A पर यह लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। यह लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, यह लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। उस रिफ्लेक्शन के दौरान लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए। डेफिनेटली इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन में होंगे। मैं तीनों ही रे को बोर्ड पर ही बनाऊंगा और चूंकि मैं इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों को बोर्ड पर बना रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो इस्तेमाल कर ही रहा हूं। मैंने फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को प्लेनर फिनोमेना माना, 2 डायमेंशनल फिनोमेना माना, इसीलिए बोर्ड पर उसको बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा है। मुझे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे यह सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे आइडेंटिफाई करा जाए? तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन पर जाए। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये नॉर्मल क्या है? मुझे पॉइंट ए पर एक नॉर्मल बनाने की जरूरत है। पॉइंट ए पर मिरर के ऊपर नॉर्मल कैसे बनाया जाए? पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें। एज ओल्ड मेथड। द सिंपल कंसेप्ट इज इट्स ए स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फीयर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली कोई सी भी लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर ही होती है। ऑल द रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ऑन द सरफेस। सिंपल सी बात है, इस मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पॉइंट ए को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दीजिए और मैं कहता हूं दिस वुड बी द नॉर्मल ऑन द मिरर एंड एंगल बिटवीन
incidence ray and this normal. This is angle of incidence. यह एंगल ऑफ इंसिडेंस है. यह लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए. यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R, और यह इस प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करी. क्या पॉइंट B को फोकस कह दिया जाए? क्या पॉइंट B को फोकस कहा जा सकता है? नहीं, पॉइंट B को अभी फोकस नहीं कहा जा सकता. फोकस इज डिफाइंड ओनली फॉर पैरेक्शियल रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. मैंने अभी तक कहीं भी यह नहीं कहा है कि यह रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस. मैंने सिर्फ अभी तक यही बात कही है, दिस इज एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंटेड एट पॉइंट ए. यह कोई सी भी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और जो पॉइंट ए पर इंसिडेंट हो रही है. पॉइंट ए पर इंसिडेंट होने के बाद यह रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है. पॉइंट बी का फोकस होना कोई जरूरी नहीं. पॉइंट बी का फोकस होना इसलिए कोई जरूरी नहीं क्योंकि यह पैरेक्शियल रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है. फिर भी मैं कह सकता हूं यह I है तो यह भी I ही होगा. वो पैरेलल रेस है, ACS ट्रांसवर्सल, दे आर द ऑल्टरनेट एंगल. ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल क्योंकि दिस लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. एंगल I should be equal to angle R. Law of reflection. Hence is equal to this. Hence ABC is a isosceles triangle. क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है और चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए AB is equal to BC. AB is equal to BC. Now, ऑलवेज, इसके लिए मैं ऑलवेज लिख सकता हूं, कोई जरूरी नहीं, कैसी भी रहे. अब मैं फोकस के लिए कंडीशन इस्तेमाल करता हूं. एस रे अप्रोचेस प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे जैसे यह रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, मीन्स पॉइंट ए अप्रोचेस पी, यह पॉइंट ए पी के करीब आएगा. इन दैट केस ए बी अप्रोचेस पी बी एंड पी बी वुड बिकम पी बी अप्रोचेस बी सी. And this B approaches focus. PB, which would be equal to focus, would be equal to BC. And the focus would be half of the radius of curvature. क्योंकि PC is equal to radius of curvature. I'll say एक तो फोकस की डेफिनेशन समझ जाए. फोकस इज डिफाइंड फॉर पैरेक्शियल रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस.
दूसरी बात, दिस फोकस वुड बी ऑलवेज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर मेरा एक सवाल उठता है, यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के करीब नहीं है, कोई पैरेक्शल रेस प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर है, तो ऐसी स्थिति में वह कन्वर्ज कहां पर होगी, कहां इमेज बनेगी? इन दैट केस फोकस पर इमेज तो पक्का नहीं बनेगी। फोकस पर इमेज तो सिर्फ पैरेक्शल रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस पर बनती है, या फिर पैरेक्शल रेस इंसिडेंटेड ऑन स्मॉल मिरर्स के लिए बनती है। पैरेक्शल रेस इफ दे आर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस तो इमेज कहीं और बनती है, कहां बनती है इसके लिए यह सवाल करा जाए। हाँ, फोकस की डेफिनेशन के लिए, इन ऑर्डर टू डिफाइन द फोकस, रे का प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होना जरूरी है। रे का प्रिंसिपल एक्सिस से करीब होना कोई जरूरी नहीं, रे तो कैसे भी इंसिडेंट हो सकती है, लेकिन सिर्फ रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होगी तभी वह फोकस से पास करेगी। कोई सी भी और रे, पैरेक्शल रे हो सकती है वो, लेकिन अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस हुई तो फोकस से पास नहीं करेगी, कहीं और से पास करेगी। कहां से पास करेगी, इसी के लिए मैं सवाल दे रहा हूं। मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन करा है फोकस, जिसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस के करीब होना जरूरी है। रे तो कैसी भी इंसिडेंट हो सकती है। मेरे इस सवाल को करेंगे, सवाल के लिए मैं पूरे 5 से 10 मिनट दूंगा। पहले सवाल को ध्यान से सुन लीजिए। यदि मिरर स्मॉल हो तो आगे सवाल का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यदि मिरर स्मॉल है तो उस पर इंसिडेंट होने वाली सभी रे प्रिंसिपल एक्सिस के करीब ही होंगी। समस्या तब आती है जब मिरर स्मॉल ना होकर लार्ज हो, इस तरह का। यह कोई कॉन्केव मिरर है जैसा कि दिख रहा है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर्स। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ लार्ज द एपर्चर डायमीटर इज। The aperture diameter is 50 centimeters. यदि aperture diameter 50 centimeters है, we used to say that it's a very large mirror. 50 centimeter इतना बड़ा मिरर है यह कुछ 50 सेंटीमीटर होगा लगभग। इतना बड़ा मिरर बहुत लार्ज मिरर कहा जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में, जो कि 2 मीटर है, यह 50 सेंटीमीटर बहुत लार्ज। इस पर इंसिडेंट होने वाली पैरेक्शल रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कही जा सकती। मैं कहता हूं ऐसे लार्ज एपर्चर वाले मिरर को सर्कुलर डिस्क से, ओपेक सर्कुलर डिस्क से इस तरह से कवर कर दिया जाए। इस लार्ज सर्कुलर मिरर को इस तरह से ओपेक सर्कुलर डिस्क से कवर कर दिया जाए। यह ओपेक सर्कुलर डिस्क है। इस ओपेक सर्कुलर डिस्क से लार्ज मिरर को कवर कर दिया, लिविंग ओनली द एजेस टू रिफ्लेक्ट। इस तरह से कवर करा है जिससे कि सिर्फ चारों तरफ की जो एजेस है सिर्फ वही रिफ्लेक्टिंग रह गई। मतलब कि यह सर्कुलर मिरर है तो बीच में इस तरह से डिस्क से पूरा कवर कर दिया। यह पूरी डिस्क है, इस डिस्क से इस तरह से कवर कर दिया। यह ओपेक डिस्क है। अब इस पर जो पैरेक्शल रेस इंसिडेंट होंगी वो सिर्फ इस एजेस से रिफ्लेक्ट हो सकेंगी।
leaving only the edges to reflect. Now paraxial rays are incidented. अब paraxial rays इंसिडेंट कर दी गई। अब जरा समझ जाइए, यदि मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, यदि मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो उसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, ठीक आधा फोकल लेंथ उसका 1 मीटर होगा। यदि यह रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होती तो यह रेस 1 मीटर की दूरी पर मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, यह रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। क्योंकि यह रेस क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, इसलिए 1 मीटर पर नहीं मिलेंगी। यदि ये 1 मीटर पर नहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी? सोच समझकर कैलकुलेट करके बताओ। मेरा दूसरा पार्ट इसी प्रॉब्लम का, यदि फोकल प्लेन पर स्क्रीन रखी जाए तो उस स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? इनफैक्ट उस स्क्रीन पर इन दैट केस रिंग दिखाई देगी। यदि रिंग दिखाई देगी तो उस रिंग का रेडियस क्या होगा? सोच समझकर कैलकुलेट करके, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री लगाते हुए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ज्योमेट्री लगाते हुए कैलकुलेट करके इसी समय मुझे बताओ। 5 मिनट का समय दूंगा, 5 मिनट के बाद मैं समझाने लगूंगा। My next article is Rules for Image Location. कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव मिरर से इमेज लोकेट करने के लिए कुछ रूल बना दिए गए। इन रूल को बनाते समय रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान में रखे गए हैं और उन्हीं को अप्लाई करते हुए रूल फ्रेम करे गए हैं, और इन्हीं रूल के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेट करते हैं। द फर्स्ट रूल इज एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection, and any ray parallel to principal axis in this case diverges through focus. Usually in the problems we always consider a small mirror. प्रॉब्लम्स में यूजुअली हम हमेशा स्मॉल मिरर कंसिडर करके चलते हैं, स्मॉल मिरर के लिए ही प्रॉब्लम करते हैं। इसीलिए किसी भी पैरेक्शियल रेस को रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्केव मिरर के केस में फोकस से पास होता हुआ ले लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से डाइवर्ज होता हुआ लेंगे। Any ray passing through focus after reflection becomes parallel to principal axis, and in this case any ray converging at focus after reflection becomes parallel to principal axis. कोई सी भी रे यदि फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, कोई सी भी रे यदि फोकस पे कन्वर्ज हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पैरेलल हो जाएगी। इस केस में फोकस से पास होने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई,
और इस केस में फोकस पर कन्वर्ज होने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी। ऑब्जर्व द लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी होल्ड। पैरेलल रे फोकस से पास हो गई, फोकस से पास होने वाली रे पैरेलल हो गई। ऑब्जर्व लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी होल्ड कर रहा है। पैरेलल रे फोकस से डाइवर्ज हो गई, फोकस पे कन्वर्ज होने वाली रे पैरेलल हो गई। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन में हमेशा होल्ड करता है और वो इधर दिख भी रहा है। Any ray passing through center of curvature retrace back the same path because it would be incidented normally on the mirror। वह चूंकि मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी इसलिए वह it would retrace back the same path, while in this case any ray converging at center of curvature retrace back the same path। कोई सी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से पास हो रही है तो ऐसी कैसी लौट जाएगी, कोई सी भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कन्वर्ज हो रही है तो ऐसी कैसी लौट जाएगी। एनी रे incidented at pole goes symmetrically about the principal axis। Any ray incidented at pole goes symmetrically about the principal axis। कोई सी भी रे जो पोल पर इंसिडेंट हो रही है it goes symmetrically about the principal axis। Because in that case principal axis would behave as a normal। The trend of image location by concave mirror, trend of image location by concave mirror, मतलब कॉन्केव मिरर के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज कहां होगी, कैसी होगी, किस तरह की होगी। इफ we have a real point object at infinity, now when object is at infinity उससे आने वाली रेस जब मिरर पर इंसिडेंट होगी तो लगभग एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उससे आने वाली रेस एक दूसरे के साथ लगभग पैरेलल ही होंगी। और यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट is that object which subtend almost zero angle at the observer। यदि कोई सा भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर पर नियरली जीरो एंगल सबटेंड करता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या सन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? नहीं, सन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहला सकता क्योंकि सन अर्थ पर जीरो एंगल सबटेंड नहीं करता है। इट यूज टू सबटेंड फाइनाइट एंगल, इसलिए सन इंफिनिटी पर जरूर है लेकिन उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता। स्टार्स को, तारों को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि स्टार्स अर्थ पर ऑलमोस्ट जीरो एंगल सबटेंड करते हैं।
मैं इस ऑब्जेक्ट को, या जो चौक है, इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकता। लेकिन यदि इस चौक को काफी दूरी पर रख दिया जाए, जहां पर इसके द्वारा एंगल सबटेंडेड काफी कम हो जाए, तो उतनी दूरी पर रखने के बाद इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहना या कब नहीं कहना, यह निर्भर करता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा सबटेंड करे गए एंगल पर। यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा तो उससे आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी और एक दूसरे से भी पैरेलल होंगी। यह सभी रेस एक दूसरे के साथ तो पैरेलल है ही, साथ में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी पैरेलल है। एक दूसरे के साथ पैरेलल इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इसलिए क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यह सभी रेस रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी, एंड दैट पॉइंट वुड बी फोकस, विल हैव a real image at focus, it's inverted and it's also point size. Its magnification is negative and mod of magnification is nearly zero. Negative magnification मतलब उल्टा है, इन्वर्टेड इमेज है। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज जीरो, इसका मतलब वह नियरली पॉइंट साइज की इमेज है। इफ वी हैव हाँ, मैं अगला समझाऊंगा, उससे और भी क्लियरली समझ में आएगा। अगला आर्टिकल, इफ वी हैव रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इसका मतलब है यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे ढेर सारी रेस डाइवर्ज हो रही है, और वह डाइवर्जेंट रेस जब मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो मिरर पर आते आते लगभग पैरेलल दिखाई देंगी। जरा सोचिए कि इधर इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है और यह मिरर है और इधर से यह रेस ऐसे ऐसे चल रही हैं। यदि यह बहुत दूर होगा तो मिरर को तो यह रेस ऑलमोस्ट पैरेलल आती हुई दिखेगी। यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो मिरर पर इंसिडेंट होते होते यह रेस ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाई देगी। यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उससे आने वाली रेस जब मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देगी। Now what do you mean by extended object? An extended object means that which subtend finite angle at the observer. कोई सा भी ऑब्जेक्ट यदि फाइनाइट एंगल सबटेंड करता है तो उसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हूं क्योंकि मैं इस कैमरे पर फाइनाइट एंगल सबटेंड कर रहा हूं। मेरी इमेज जो बन रही है जिसे आप देख रहे हैं वह भी फाइनाइट एंगल सबटेंड कर रही है। दैट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बगल में खिड़की को देखिए, फाइनाइट एंगल सबटेंड कर रही है। दैट इज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कोई सा भी ऑब्जेक्ट, सन इज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मून इज ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फाइनाइट एंगल सबटेंड कर रही है। पेड़ पौधे ये सब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सब फाइनाइट एंगल सबटेंड करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर मतलब इस तरह का ऑब्जेक्ट यह इंफिनिटी पर है जो कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। इस टिप
से आने वाली रेस जब मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। इस टिप से आने वाली रेस जब मिरर पर इंसिडेंट होंगी तो ऑलमोस्ट एक दूसरे से पैरेलल होगी। यह रेस एक दूसरे से पैरेलल इसलिए होंगी, है तो डाइवर्जेंट क्योंकि उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, लेकिन चूंकि वो पॉइंट इंफिनिटी पर है इसलिए इंफिनिटी तक चलते चलते तो यह रेस ऑलमोस्ट पैरेलल दिखने लगेगी। और प्रिंसिपल एक्सेस से नॉन पैरेलल इसलिए है क्योंकि यह पॉइंट ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही है, यह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो कि इस तरह से रखा हुआ है इधर से आ रही है, इसलिए प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल नहीं। यह सभी रेस फोकल प्लेन के किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। We'll get real image at focal plane. It's inverted, it's very small, but finite size. होगी बहुत छोटी, yet finite size. उसको मेजर कर सकते हो। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन नियरली इक्वल टू 0। इन्वर्टेड तो आपको दिख ही रही है, ऑब्जेक्ट इस तरह का रखा था, इमेज उल्टी बन गई, देखिए बहुत छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी बनती है, लेकिन फिर भी फाइनाइट साइज की बनती है, आप मेजर कर सकते हो। रियल इमेज फोकल प्लेन पर है। फोकल प्लेन मींस इमेजिनरी प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इट्स इन्वर्टेड। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन नियरली 0, इसका मतलब इट्स वेरी स्मॉल इमेज। मेरा इसी बात पर एक सवाल है, सन सबटेंड 30 minutes on earth. Sun subtend 30 minutes on earth. Its image is taken using concave mirror of focal length 20 centimeter. Draw ray diagram. And tell me the image diameter. रे डायग्राम मतलब सिर्फ लाइन डायग्राम बनाना होता है। इसी आर्टिकल पर बेस्ड है। सन सबटेंड 30 minutes ऑन अर्थ। सन अर्थ पर 30 minutes सबटेंड करता है। इट्स इमेज इज टेकन यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeters. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड टेल मी द इमेज डायमीटर। रे डायग्राम बनाइए और इमेज डायमीटर बताइए। रे डायग्राम आपको इस तरह से बनाना होगा। यह कॉन्केव मिरर और इन्फिनिटी पर काफी दूरी पर इसे सन मान लीजिए। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सन। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सन। इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ सन, देन कंप्लीट द रे डायग्राम एंड टेल मी द इमेज डायमीटर।